हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म, यानी किस तरीके से अंग्रेज अभी तो राज कर रहे थे। हमने देखा कि लोगों पे राज कर रहे थे, हर कंट्री में जा रहे थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जंगलों को लोगों को क्या किया था, परेशान किया था। यानी कि जो आदिवासी होते थे बेचारे, सब उन लोग को भी सब नहीं बख्शते थे, यानी कि उन लोग को भी सब काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। ठीक है, जैसे जब कोई युद्ध होता है ना, जब कोई वॉर होता है, युद्ध होता है कहीं पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लकड़ी वगैरह की। ठीक है, कोल कोई की ज़रूरत पड़ती है, तो सब जंगलों से आते हैं। तो उस समय में जो अंग्रेज़ थे, जब युद्ध हो रहा था, तो सारा का सारा चीज़, खाने पीने वाला सामान, लकड़ी वगैरह सब जो है कहाँ से आ रहा था, जंगलों से आ रहा था। जो वहाँ के आदिवासी थे उनको वो लोग ज़बरदस्ती मार पीट के वहाँ से भगाते थे और फिर उस जंगल को काट पीट के यहाँ पे लाते थे। तो वही हम देखेंगे किस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरी तरह से कई सारे मतलब जंगल वासियों को, यानी कि आदिवासियों को देखा जाए तो बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। तो इस चैप्टर में यही देखेंगे किस तरीके से जो जंगल है वो बहुत बड़ा मत था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ गया, कम हो गया। तो सब देखने से पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कह रहा है अपने आसपास देखिए, अपने स्कूल में देखिए, अपने घर में देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जंगल से बनी हुई है, यानी कि लकड़ी से बनी हुई है। जंगल से मतलब क्या होता है, लकड़ी में होता है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें जो लकड़ी से बनी हुई हैं। तो कह रहा है आप देखेंगे, जब इधर इधर उधर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका बुक है वो भी किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। यानी कि जो ये बुक है ना, जो पेज है, ये भी किससे बनता है, लकड़ी से ही बनता है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, डेस्क जिस पे आप बैठते हैं, टेबल जिस पे आप पढ़ते हैं, खिड़की, ठीक है, जो दरवाजे हो गए, वो कलर जो होते हैं, जिसमें जो कलर पहनते हैं ना, लाल पीला हरा, वो भी सब कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है, जंगलों से आता है। आपके कपड़े, मसाले, खाने, सेलोफिन रैपर जिसमें आप टिफ़िन को क्या लाते हैं, पैक करके लाते हैं। गम, गम यानी कि जिससे हम क्या चिपकाते हैं, पेज वगैरह जो फट जाता है चिपकाते हैं। हनी हो गया, कॉफ़ी, टी, रबर, रबड़ यानी कि मिटाने वाला रबड़। ये सारी की सारी चीज़ कहाँ से आती है, जंगलों से आती है, लकड़ियों से आती है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है विच कम्स फ्रॉम साल्ट ट्री। कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब महंगी बिकती हैं, जैसे ऑयल इन चॉकलेट, जो चॉकलेट वगैरह हो गया है, वो कहाँ से आती है, साल के सीड से आती हैं। साल एक तरह का पेड़ होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। साल फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में है। ये सब जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उस समय में काफ़ी ज़्यादा काम आते थे। और ख़ासकर जो इंडिया के जो पहले बड़े बड़े मतलब नहीं होते थे ऋषि मुनि, इन्हीं जंगलों से क्या बनाते थे, दवा बनाते थे। और दवा बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता था, जिसे हम कहते हैं क्या, कौन सा, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद का इसलिए जो दवा होता है वो थोड़ा लेट से काम करता है, लेकिन हमेशा के लिए क्या कर देता है, ठीक कर देता है, क्योंकि वो नेचुरल दवा होती हैं। तो सब पहले जो लोग थे यही सब काम क्या करते थे, जंगलों से लेते थे। ठीक है, कह रहा फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बम्बू, वुड, फ्यूल, ग्रास। कह रहा जो जंगल है इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें देता है। जैसे क्या देता है, बम्बू देता है यानी कि बांस देता है। लकड़ी के लिए फ्यूल देता है, यानी कि जो हम लकड़ी जलाते हैं ठंडी में अपने आप को गर्म रखने के लिए, वो भी कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है। पेड़ कहाँ रहते हैं, जंगल में। ग्रास हो गया, चारकोल हो गया, फ्रूट्स हो गए, जैसे जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, एप्पल, कोई भी फ्रूट्स हो गए, सारे जो फल हैं कहाँ से आते हैं, जंगलों के पेड़ों से आते हैं। फ्लावर्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जो हम देखते हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया रहती हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर रहते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, जंगल से आते हैं। फिर कह रहा है इन द अमेजॉन फॉरेस्ट, जो अमेजॉन फॉरेस्ट है जो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में है, यानी कि बाहर कंट्री में है, वो बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे नाम अमेजॉन जंगल का, जो बहुत बड़ा जंगल है। इन द वेस्टर्न घाट इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड 500 डिफरेंट प्लांट। कह रहा उस जंगल में लगभग 500 अलग अलग तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सोचो, उस जंगल में एक तरह के पेड़ होते हैं, दो तरह के पेड़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे कितने तरह के, लगभग 500 से ज़्यादा तरह के पेड़ हैं, यानी कि अलग अलग तरह के पेड़ हैं। कहाँ पे, जंगल में, उस अमेजॉन में। कह रहा है पहले, यानी कि 1700 से पहले जब अंग्रेज़ लोग मतलब राज करना शुरू नहीं किए थे, तब कह रहा है उस समय में जंगल काफ़ी ज़्यादा घने थे और भरपूर मात्रा में जंगल था पूरे पृथ्वी पे। लेकिन इनके आने के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद, बहुत सारा जंगल क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। डिसअपियर यानी कि काट दिया गया। तो वही कह रहा है कि बिटवीन 1700 1995 के बीच में, यानी कि 2-2.5 सालों के बीच में, 1700 से लेकर 1995 तक, लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, यानी कि जितने भी अंग्रेज़ थे उनके द्वारा लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट या 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया क्लियर हो गया। यानी कि लगभग देखा जाए तो 13 दशमलव, यानी कि 1,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट इन लोगों ने क्या किया, सफाया कर दिया। सोचो, मतलब इतना बड़ा एरिया होता है कि आपसे क्या बताएं, इंडिया से बड़ा एरिया होगा। इंडिया का एरिया कितना है, बस 3.28 मिलियन है। ठीक है, जो हम जियोग्राफी में पढ़े थे। और ये कितना बता रहा है, 13। सोचो, 130 करोड़ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, उन लोगों ने क्या कर दिया, काट पीट के साफ कर दिया। इसीलिए जो आजकल का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं है उन सबको सोखने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से CO2 का मात्रा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और हमें सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों का फेफड़ा का दिक्कत हो रहा है, TB हो जा रहा है,
और पता नहीं क्या क्या हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, सब किससे हो रहा है, सब गंदगी से हो रहा है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अब साफ़ नहीं रहा है। तो इन सबको क्या करना चाहिए, हमको और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये था ओवरव्यू। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो इसके बाद आता है वाई फॉरेस्टेशन, ये सबसे पहला टॉपिक है अपने चैप्टर का। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है और क्यों होता है। देखो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मतलब जंगल और डी मतलब हटाना, यानी कि जंगल को हटाने को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और एक और होता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को ऐड करना, यानी कि जंगल को लगाना, यानी कि पेड़ को लगाना क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब जंगल हट रहे थे। कह रहा है जंगल का हटना मतलब होता है पेड़ की कटाई करना, ठीक है। तो कह रहा है जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रूल था, कौन सा रूल, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल, जहाँ पे अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश वाले हर कंट्री में जाकर राज कर रहे थे, उसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से, आप बात करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि एक्सटेंसिव मात्रा में, बहुत ही बड़े लेवल पे जंगलों की कटाई हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जंगल ही साफ़ हो गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो बहुत छोटा एरिया है जो अभी देखेंगे गूगल पे, तभी मैंने बताया ना कितना, 1,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन क्या हुआ, ख़त्म हो गया। सोचो, मतलब पेड़ ही नहीं वो लोग छोड़े, और जो बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर टॉपिक आता है लैंड टू इम्प्रूव, यानी कि ऐसे ज़मीन है जो हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इम्प्रूव यानी कि उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। कैसे बेहतर बनाएंगे देखते हैं। देखो कह रहा है जो कब की बात कर रहा है, ये कहानी शुरू होती कब, 1600 में, यानी कि आज से लगभग कितना 450 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा है इंडिया का 6वां भाग, यानी कि अगर इंडिया का 6 भाग करें तो उसमें से 1/6 थी, यानी कि 6 भाग करे जाए इंडिया का, तो उसमें एक हिस्सा क्या था, खेती वाला हिस्सा था, जहाँ पर लोग खेती करते थे। लेकिन ठीक है, कह रहा उसके बाद जैसे जैसे साल बढ़ता गया वैसे वैसे देखा गया कि जो संख्या है क्या रही, घट रही है ना, और ज़्यादा घट रही है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो किसान हैं, जो उनकी संख्या बढ़ रही थी, भाई जाहिर सी बात है उस समय में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा था हम लोग का, इंसानों का, जिसकी वजह से रहने के लिए ज़मीन कम पड़ जा रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, जंगल को काटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया, एज पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई सेंचुरीज में, साल 2 साल 3 साल में 10 साल में 50 साल में 100 साल में, वैसे वैसे क्या हुआ, खाने का डिमांड बढ़ता गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो किसान थे वो क्या किए, अपना बाउंड्रीज बढ़ाएं और जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया। वही लिखा है फॉर कल्टिवेशन के लिए क्लियरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया और नए लैंड या नए ज़मीन को विकास करने लगे। तो ये तो होगा किसानों का, जो बहुत ही कम मात्रा में कर रहे थे, जो जरूरी था, ये तो ज़रूरी वाला होगा। लेकिन इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे, यानी कि जो ये रूल थे, जो ब्रिटिश वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और तेज़ी से जंगलों को साफ़ करना, कटाई शुरू किया। क्यों कटाई शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे जो किसान हैं, देखो किसान से ये लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती का टैक्स लेते थे और बहुत ही ज़्यादा लेते थे। तो किसान को क्या करना पड़ता था, और ज़्यादा खेती करना पड़ता था, तब भी इन लोग का पेट नहीं भरता था। ये लोग कहते थे अब तुम क्या करो, जो जंगल है उसको काटो और उसकी जगह पे जो ज़मीन बनते हैं उस जगह पे तुम क्या उगाओ, जूट उगाओ, चीनी उगाओ, गेहूँ उगाओ, कॉटन उगाओ, और जो नील की खेती होती है वो करो, और हमको सारा चीज़ काट के दो। इसकी वजह से किसानों को मजबूरन क्या करना पड़ता था, जंगल साफ़ करके इस तरीके से खेत बनाने पड़ते थे, और जो अंग्रेज़ थे उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, और तेज़ी से जंगल कटना शुरू हो गया। तो देख सकते हैं किस तरीके से अंग्रेज़ों की वजह से और तेज़ी से जंगल कटना शुरू हो गया था, यानी कि जंगल का कटाई और तेज़ हो गई थी। फिर कह रहा है ये जो डिमांड था, कह रहा है कि जो अंग्रेज थे वो डिमांड क्या कर रहे थे, और ज़्यादा कर रहे थे। वही कह रहा है द डिमांड फॉर द दीज क्रॉप्स, यानी जो भी क्रॉप्स थे, जूट हो गया, शुगर, व्हीट, कॉटन, इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी कब, 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में, जब यूरोप के जो फूड ग्रेन्स थे वो क्या हो रहा था, घटने लग रहा था। यानी कि वो लोग क्या करने लगे थे, अलग अलग कंट्री से इम्पोर्ट करने लग रहे थे। भाई हर कंट्री में उनका राज था, तो हर कंट्री में खेतों से जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती खेती करा के उनसे सारा चीज़ क्या कर लेते, हड़प लेते थे और अपने देश भेजते थे यूरोप में, ताकि वहाँ के लोग बैठे बैठे खा सकें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जंगल कटाई शुरू हुआ और खेतों का नया विस्तारण शुरू हुआ, यानी कि नया निर्माण से लोग खेती करने लगे और जंगली कटाई करने लगे। ये था अंग्रेजों का वजह से। सेकेंड क्या आता है, कहता इन द 19वीं सेंचुरी में, यानी कि जब 19वीं सेंचुरी शुरुआत हुआ था, यानी कि लगभग 19 जो सेंचुरी था, यानी कि 19वीं सेंचुरी जब शुरू हुआ था तभी की बात कर रहा है। कह रहा है इसके बाद जो अंग्रेज़ थे, यानी कि जो कॉलोनियल वाले थे, उनकी जो भूख थी वो बढ़ती जा रही थी, यानी कि वो लोग चाह रहे थे मतलब जितना आ रहा है उससे और ज़्यादा है। भाई किसी की लालच कम नहीं होती है। अगर एक इंसान है, अगर आज 10 रुपये कमा रहा होता है तो फिर भी वो सोचता है कि थोड़ा 10 रुपये और मिल जाए। अगर 20 रुपये कमाने लगेगा तो फिर सोचेगा थोड़ा और मिल जाए। फिर जब 40 रुपये कमाने लगेगा फिर सोचेगा 100 रुपये मिल जाए। तो ऐसे अंग्रेज़ भी थे, यानी कि जितना मिल रहा था उससे वो खुश नहीं थे और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो वही कह रहा है कि इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, 1880 में और 1920 में ये जो कल्टिवेटेड एरिया था ना, वो क्या हुआ, 6.67 मिलियन रोज़ हो गया, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गया। पहले कितना था,
पहले ज़्यादा था, उसके बाद ये अचानक से क्या हुआ, इतनी वृद्धि हो गई, 6.7 मिलियन हेक्टेयर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि किसान को भाई मजबूरी थी, अगर नहीं देते वो तो उनको जान से मार देते अंग्रेज़ लोग, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन में क्या करना पड़ता था, जंगल की कटाई करनी पड़ती थी और उस पर खेती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जंगल की कटाई होती रही और जंगल कम होते रहे। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कह रहा हमें हमेशा जो है एक्सपेंशन पे मतलब होता रहना चाहिए, क्योंकि इंसान है, उनकी आबादी तो बढ़ेगी। अब आबादी बढ़ने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जंगलों की हम कटाई कर दें। अब सारे जंगल हम काट डालेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से बचेगा, हमको लेने के लिए सांस जो है वो कहाँ बचेगी। तो वही कह रहा है हमको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि जो जंगल है, जो ज़मीन है, हम उसी की वजह से क्या है, जीवित हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो अगर हमको एक्सपेंशन करना है, अपना विकास करना है, तो ये देख के करना पड़ेगा कि हम क्या करें, सेफ़ रहें और अपने जंगल को भी क्या रखें, सेफ़ रखें। इसी को देखते हुए कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ था, तभी इंग्लैंड में जंगल था। किसका जंगल था, ओक ट्री का। ओक ट्री क्या होता है, थोड़ा टिम्बर वाली लकड़ी होती है, टिम्बर की लकड़ी थोड़ा बहुत मजबूत होती है, जिससे लोग नाव वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टिम्बर की लकड़ी इंग्लैंड के जो जंगल था उसमें से ख़त्म हो गया था, यानी कि अंग्रेज़ लोग इंग्लैंड से इतना ज़्यादा काट लिए थे पेड़ कि उनकी संख्या ही ख़त्म हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वहाँ पर डिसअपीयर हो गया था ये जंगल ही। सोचो, मतलब पूरा जंगल इन लोगों ने सफाया कर दिया था, टिम्बर की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जहाज़ नहीं बन पा रहा था और रॉयल नेवी को दिक्कत हो रहा था, यानी कि अंग्रेज़ों को दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करने के लिए जहाँ जहाँ हमारा रूल है, चाहे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जहाँ पर हम रूल करते हैं, वहाँ पे सर्च पार्टी भेजो। 1820 में भेजा गया था। कब, 1820 में भेजा गया था सर्च पार्टी, ये पता करने के लिए कि कौन से कंट्री में टिम्बर की संख्या ज़्यादा है। तो कंट्री कौन निकला, हमारा कंट्री निकला, यानी कि इंडिया निकला, क्योंकि इंडिया के पास हर तरह का पेड़ था, चाहे चंदन हो गया, टिम्बर हो गया, कोई भी तरह का पेड़ हो गया, मतलब कहते थे ना, ये सोने का खजाना था इंडिया हमारा। तो उन लोगों ने पाया कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है, टिम्बर पड़ा हुआ है। तो उन लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पे, मैसिव स्केल में क्या किया, टिम्बर की कटाई शुरू करना किया, और यहाँ का भी जो टिम्बर था उन लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया था, बस अपने लालच के लिए, अपने युद्ध के लिए और अपने खर्च के लिए। तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा सामान लूटा है, जिसकी वजह से इंडिया क्या हुआ, सोने से अब लोहा हो गया है, ठीक है। कह रहा है देखो, उस समय में आया था रेलवे यानी कि जो ट्रेन वगैरह सिस्टम था नहीं है, तो पहले क्या था, रेल जो गाड़ियाँ होती हैं किस पे दौड़ती हैं, लकड़ी होता है और बीच में पत्थर होता है। तो लकड़ी को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, यानी कि जंगल से फिर काटना पड़ेगा। फिर दोबारा इनका क्या मिला, डिमांड बना कि 1850 में, ये बात हुआ 1820 में, जब इनको जहाज़ वगैरह बनाना था। 1850 में जब रेलवे वाला सिस्टम आया तो इन लोगों ने देखा कि इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत घना जंगल है, क्यों ना वहीं से फिर से काटा जाए। तो इन लोगों ने फिर से क्या किया, जो अंग्रेज़ थे, फिर से रेलवे लाइन के लिए उन लोगों ने कटाई फिर से शुरू कर दिया इंडिया में, जिसके वजह से उन लोगों ने फिर भी कई सारे जंगल को काट दिया उन्होंने। और किस लिए काटा था, क्योंकि उन लोगों को रेलवे ट्रैक बनाना था, जहाँ पे 1760 के और 2000 स्लीपर लगते थे बस 1 माइल बनाने में। 1 माइल में कितना होता है, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो पटरी होगा ऐसे बनेगा, रेल की पटरी ऐसी ना होती है, ऐसे होती है। तो ये जो लकड़ी था, ठीक है, इसको बिछाने के लिए 1 किलोमीटर में कम से कम 1700 लकड़ी चाहिए था, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जो इंडिया के जो सारे जंगल थे उनको पेड़ की कटाई शुरू कर दिया, और इस तरीके से देख सकते हैं हाथियों के द्वारा और इस जो ट्रक दिया है इनके द्वारा, इस तरीके से उन लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में, पूरे देखते देखते पूरे देश में उन लोगों ने क्या किया, जो रेलवे का इंजन था वो बिछा दिया, बस लकड़ी काट के। तो लकड़ी कहाँ से काट रहे थे वो लोग, जंगल से। तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि 130 करोड़, जो अभी मैंने पीछे बताया था, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ था, जंगल साफ हो गया था, यानी कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कि उसकी वजह से, बस अंग्रेज़ों के लालच की वजह से, एक बार जहाज़ बनाने के लिए, एक बार रेलवे लाइन बनाने के लिए, एक बार युद्ध के लिए, और पता नहीं क्या क्या के लिए जंगल उन्होंने साफ़ किया था। कह रहा देखो, जब रेलवे आया था तो उसका जोश सबके अंदर था, कि मतलब इसलिए था क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं था, काफ़ी कम समय में वो काफ़ी दूरी क्या कर लेता था, तय कर लेता था, जिसकी वजह से लोग ट्रेन के द्वारा ही सफ़र करना पसंद करते थे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ट्रेन की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उन लोगों ने 1860 यानी कि 10 साल बाद 1850 में शुरू किया बनाना, और 10 साल बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक का बहुत ही तेज़ी से क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, यानी कि और तेज़ी से जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 1890 में उन लोगों ने 25,000 किलोमीटर का क्या बना दिया, रेलवे ट्रैक बना दिया, यानी कि पूरे इंडिया में। और 1946 की बात कर रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैड इंक्रीज 7,65,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पूरे इंडिया में, ठीक है। तो देख सकते हैं उसके लिए कितना ज़्यादा पेड़ की कटाई हुई होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखते ही देखते 1850 में शुरू हुआ, 1860 में इन लोगों ने फिर से बढ़ाया, और देखते ही देखते 1890 1946 में
कितना हो गया, 7,65,000 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक। और उसको रेलवे ट्रैक बनाने के लिए पहले पास क्या लगते थे, लकड़ी लगता था, अब जाके पत्थर लगने लगा है, पहले लकड़ी लगता था। तो लकड़ी को काटने के लिए सारे जंगल इन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ों ने। यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा मद्रास में, जो कि अब क्या होगा, चेन्नई हो गया अब इसका नाम, कह रहा पहले नाम इसका मद्रास था, तो चेन्नई के नाम से पढ़ते हैं। कह रहा चेन्नई में 1850 में जब अंग्रेज वहाँ पे थे, तो एक साल में लगभग 35,000 पेड़ काटने का क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो वहाँ का राजा था, ठीक है, अब मजबूरी में वो भी करेगा भाई, अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, नहीं कुछ मानेंगे बात तो उड़ा देंगे सब गोली से। तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसकी वजह से बस चेन्नई से, सोचो बस चेन्नई से 35,000 पेड़ों की कटाई होती थी एक साल में, एनुअली। सोचो बस क्या बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए चेन्नई से। तो देख सकते हैं आप कितना बुरी तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, या कह सकते हैं ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। इसका टॉपिक आता हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन यानी कि जंगल की प्लांटेशन नहीं, टी कॉफ़ी के लिए। टी कॉफ़ी के लिए इन्होंने क्या किया, देखो अभी हमने देखा कि जहाज़ बनाने के लिए उन्होंने पेड़ काटा, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जंगल काटा, अब देखेंगे प्लांटेशन के लिए उन्होंने जंगल काटेंगे। ठीक है, देखो कह रहा लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे इन्होंने क्या किया, नेचुरल फॉरेस्ट को यानी कि प्राकृतिक जंगल को उन्होंने साफ़ कर दिया। साफ़ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या बोना था, चाय पत्ती की खेती करनी थी, कॉफ़ी की खेती करनी थी और रबड़ की खेती करनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़े पैमाने पे जंगल को काट के किसको दे दिया, जो यूरोप के किसान थे उनको दे दिया, ताकि वो लोग क्या करें, चाय पत्ती बोएं, कॉफ़ी बोएं और लोग आराम से घर में बैठ के पीते रहें। इसका जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, बहुत ही बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई हो रही थी, और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया है और CO2 का लेवल बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर का कितना पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, जो अभी तक नहीं पहुँचा था। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि जंगल अभी भी कट रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा, ये टेम्परेचर 60-70 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जब इंसानों के लिए यहाँ पर पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इंसान पृथ्वी पे नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि 60-70 डिग्री पे इंसान क्या हो जाएंगे, उबलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, मतलब खौलने लगता है, गलगल गलगल करने लगता है। तो हम जब इंसान हैं, जब पानी उबलने लगता है तो 70-60 डिग्री पे क्या होगा, हम भी उबलने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, इंसान को इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने से अच्छा है इसी धरती को क्या करें, फिर से प्लांटिंग करें। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि प्लांटेशन के कारण चाय पत्ती कॉफ़ी पीने के लिए उन्होंने क्या किया, काफ़ी बड़े नेचुरल फॉरेस्ट को उन्होंने साफ़ कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है यूरोपियन प्लांटर टू चीप रेट है, सस्ते वो रेट में। ऐसा नहीं है कि जंगल बेचा और ज़मीन को भी महंगा बेच दिया, सस्ते दाम पे उन्होंने ज़मीन बेच देते थे, ताकि तुम लोग क्या करो, खेती करो और खेती का जो भी फ़ायदा हो रहा है वो हमें पहुँचाते रहो। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह के अंग्रेज तीनों मज़े ले रहे हैं। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा दूसरा टॉपिक, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्टिंग, यानी कि फॉरेस्ट्री, किस तरीके से जंगल को बचाने का काम शुरू हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा। देखो कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा इसके पिछले वाले सेक्शन में कि किस तरीके से ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों का सफाई कर रहे थे, अपनी शिप्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए। ठीक है, वही लिखा है नीड फॉरेस्ट। मैं बस आपको समरी की तरह बताते चला जा रहा हूँ, ताकि आपको एक कहानी की तरह याद हो जाए, जब एग्जाम में आए तो कहानी की तरह आप भी क्या करें, पॉइंट में लिख दें। हमेशा हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है, ताकि बोरिंग ना हो और हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो वही कह रहा है, जो ब्रिटिश थे अपने लालच के लिए, यानी कि शिप्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया, काफ़ी बड़े पैमाने पे जंगल को काट दिया था। तो इसके वजह से वो लोग क्या हो रहे थे, टेंशन या मतलब थोड़ा टेंशन हो गए। टेंशन क्या मतलब, घबरा हो गए थे, मतलब कि ऐसे अगर जंगल कटता रहा तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होगा हमारे ही बच्चों के लिए। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि आभास हो गया था कि अगर ऐसे जंगल कटता रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक नया मतलब कह सकते हैं कि एक ग्रुप बैठाया, एक कमेटी बैठाई, जिसमें एक जर्मन के एक्सपर्ट को लाया गया, जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस। क्या नाम था, डाइट्रिच ब्रैंडिस। इनको एडवाइस दिया गया और बनाया गया पहला इंस्पेक्टर जंगल का, यानी कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के जो सबसे बड़े हेड थे जंगल को बचाने के लिए, उनका क्या नाम था, डाइट्रिच ब्रैंडिस नाम था। जिनको कितने बैठाया था, ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेज़ वालों ने, ताकि और कोई भी जंगल कटाई ना कर सके जब तक हम परमिशन ना दें। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखा जाए तो कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि जंगल भी जो कटाई थी अंग्रेज ही कटवाते थे। बस उन्होंने क्या किया था, जो लोकल पीपल थे, जो इंडिया के पीपल थे, उनको काटने से जंगल मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, वो कहते थे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा। बाकी वो जो जंगल सफाई करते थे वो अपने लिए करते थे। तो इस तरीके से क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा जंगल पे कंट्रोल किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया, यहाँ के लोकल लोगों के लिए किया। इस तरीके से पहले इंस्पेक्टर बने जंगल के, कौन थे, डाइट्रिच ब्रैंडिस। तो एग्जाम हो सकता है 1 वर्ड में आ सकता है कि पहले जो जनरल फॉरेस्ट था इंडिया का वो कौन था, डाइट्रिच ब्रैंडिस था।
तो ये जो ब्रांडिस डाइटरीज ब्रांडिस था, इन्हें क्या किया, इन्हें महसूस हुआ कि जो सिस्टम जो है एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई जंगल को बेफालतू तरीके से ना काट सके, ठीक है, जिसको कहा गया साइंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि साइंस के तरीके से जंगल को बचाया जा सके। इन लोगों ने क्या किया जानते हो क्या किया, इन लोगों ने जो लोकल लोग थे यानी कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे उनको मना किया कि तुम लोग जंगल में क्या करोगे, भेड़ बकरी को या गाय भैंस को चराने के लिए नहीं ले जाओगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगल बर्बाद हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितना जंगल काट रहे हैं, बल्कि जो जंगल की सेवा करते हैं, जो उनके बीच रहते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, उन लोग को उन्होंने मना कर दिया कि तुम लोग जंगल नहीं काट सकते, तुम लोग गाय वगैरह को या भैंस वगैरह को या भेड़ बकरी को जंगल में चराने के लिए नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर लिखा है पीपल को क्या किया, ट्रेन किया गया कि तुम लोग क्या करोगे, कहाँ गया यार, रूल अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी टू बी फ्रेम्ड फेलिंग द ट्री, हाँ देखो लिखा है ट्री को काटना या ग्रीजिंग करवाना, ग्रीजिंग यानी कि वही जानवरों को चराने के लिए क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आज से जंगल में कोई भी ये सब काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि क्या करना, टिम्बर की प्रोडक्शन को बचाना है। देखो टिम्बर की कमी हो गई थी, अभी हमने बताया इंग्लैंड में टिम्बर था नहीं और यहाँ भी काफ़ी जंगलों की कटाई हो रही थी, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने ये इनको बनाया था इंस्पेक्टर, ताकि क्या कर सके, टिम्बर को भी बचा सकें और जंगलों को भी बचा सकें। तो जंगल कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जंगल को यही लोग काट रहे थे, यहाँ के लोग नहीं काट रहे, इंडिया के लोग नहीं काट रहे थे, यही लोग काट रहे थे। फिर कह रहा है एनीबॉडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग, इन्होंने सिस्टम बनाया, रूल बनाया कि अगर कोई बिना परमिशन के जंगल से कोई पेड़ काटेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा और हो सकता है उसे मार भी दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से डाइटरीज ने यानी कि डाइटरीज ब्रांडिस ने रूल बनाया है कि एनीबॉडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम या परमिशन हैड टू बी पनिश्ड, उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो यहाँ बताया है जो ब्रांडिस था उन्होंने क्या किया 1864 में, ठीक है, क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक एक्ट बनाया 1865 में, उसे पास कर दिया गया था, यानी कि ब्रांडिस ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसको दे दिया अंग्रेज़ों को, कब, 1864 में। उस एक्ट का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और कब जस्ट सक्सेसफुल हुआ, 1865 में। इसमें लिखा गया कि जो जितना भी इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उनको सेफ रखा जाएगा और उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको लोगों को काटने नहीं दिया जाएगा बिना परमिशन की, बल्कि ये काट सकते थे अंग्रेज़, ठीक है, लोगों को काटने का परमिशन नहीं था। फिर कह रहा है इसके साथ ही इंपीरियल फॉरेस्ट लाया गया, कहाँ से, देहरादून में लाया गया। देहरादून में भी एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन देहरादून 1906 में, ठीक है। ये भी जंगलों के लिए था ताकि जंगलों क्या कर सके, साइंटिफिक तरीके से बचाया जा सके। देखो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या थे, इकोलॉजिस्ट थे, यानी कि अपने नेचर से प्यार करते थे। उनका मानना था कि जो भी साइंटिफिक रीजन है सब बेकार के रीजन है, क्योंकि वो अपने लिए ही बचा रहे हैं, यानी कि जंगल को बचा रहे हैं, वो अपने लिए बचा रहे हैं ताकि फिर से बाद में जब उनको ज़रूरत पड़े तो अंग्रेज क्या कर सके, फिर से जंगलों को काट सकें, ठीक है। इस तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बेरहम थे, अपने लोगों को काटने नहीं देते थे, यानी कि इंडिया के लोगों को, और ख़ुद के लिए बचा कर रखते थे ताकि अगर फ्यूचर में कभी लकड़ी की कमी हो तो हम फिर से दोबारा कटाई कर सकें जंगलों का। इसलिए लोग कुछ क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इनका। उन लोगों ने क्या किया, यानी अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया कि हर साल में जितना पेड़ काटे जाएंगे उतना ही पेड़ क्या करेंगे, लगाए जाएंगे और उससे दुगना लगाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में क्या हो सके, फिर से उनको काटा जा सके। देखो यार मैं नहीं कह रहा, खुद लिखा है द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड, यानी कि जो एरिया को जंगल को काटा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उस एरिया को दोबारा क्या किया जाता था, रिप्लांट किया जाता, दोबारा वहाँ पर पेड़ लगाए जाते थे ताकि फ्यूचर में कुछ सालों बाद उसको दोबारा कट किया जा सके, ठीक है। इसी को कहते थे प्लांटेशन, यानी कि जंगल को काटो, उसको फिर उसकी जगह फिर उसके जगह पर नया पेड़ लगाओ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में वो लोग पेड़ लगाते थे, ऐसे सीधे सीधे, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते थे प्लांटेशन। तो ये काटते थे जब बड़ा हो जाता था और फिर से जो इसके जो नए पेड़ हैं उनको लगाते थे, फिर से कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर इसको क्या करते थे, काट देते थे। इस तरह से अंग्रेज करते थे जब इनका नियम था। फिर कह रहा आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनएक्टेड 1865, कह रहा 1865 में जब ये एक्ट क्या हो गया, इनेक्ट हो गया, यानी कि चालू हो गया कि जंगल कटाई नहीं करनी है, वो क्यों, ब्रिटिश का परमिशन है, इसके द्वारा अंग्रेज़ों ने क्या किया, कह रहा 1865 में ये एक्ट बना था ताकि जंगल को बचाना है। फिर 1878 में भी एक एक्ट बनाया गया और फिर 1927 में बनाया गया। कह रहा 1878 में जो एक्ट बना था, यानी कि दोबारा जब एक्ट बनाया गया जंगलों के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, जंगलों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, यानी जो जंगल थे इंडिया के उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन हिस्सा था, देखो सबसे पहला हिस्सा आता है कौन सा वाला, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा आता है हमारा प्रोटेक्टेड एंड कौन सा है, गांव वाला जंगल। और तीसरा क्या है, तीसरा नहीं दिया क्या, 2 हिस्सों में बांटा गया था, फॉरेस्ट इनटू डिवाइड 3 कैटेगरी, रिजर्व, फॉरेस्ट एंड विलेज। हाँ 3 हिस्सा, पहला रिजर्व और दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। देखो तीनों ध्यान सुनना, कह रहा जो रिजर्व फॉरेस्ट था
वो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी था वहाँ पे कि वहाँ पे कॉमन लोगों या वहाँ पे जो लोकल लोग थे उस जंगलों में घुसने ही नहीं दिया जाता था, और जो घुसता था उसको मार देते थे जान से। ठीक है, वो कहते थे कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस जंगलों में घुसना बिना परमिशन के अलाउमेंट नहीं है। वो लोग कहते थे अगर तुम्हें लकड़ी चाहिए, ठीक है, या कुछ भी चाहिए, घास चाहिए, फल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, तुम कहाँ से ले जाओ, अपने गांव वाले जंगल से, ठीक है, या प्रोटेक्टेड जंगल से। तो ये लिखा है द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जो सबसे बढ़िया जंगल था उस समय, जो सबसे घना था और सबसे बढ़िया टिम्बर की लकड़ी पाई जाती थी, वो कहाँ पाई जाती थी, इन्हीं जंगलों में। कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट में। बाकी उन्होंने कहा कि जो गांव वाले हैं अगर कुछ उनको चाहिए जंगलों से तो क्या करें, अपना जंगल यूज़ करें, जो कि है क्या है, प्रोटेक्टेड और अपना गांव का जंगल। उसी से वो लोग क्या करते थे, बेचारे काम धाम करते थे। फिर कह रहा है हाउ आर द लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। जब ये नियम लागू हुआ तो जो वहाँ के लोग थे, जो आदिवासी थे, जो वहाँ के जंगल के लोग थे, उन पर क्या असर पड़ा। भाई जाहिर सी बात है, उनके लिए जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अंग्रेज किस तरह से जो आदिवासी थे, जो जंगल में लोग थे, उनको लोग परेशान करते थे। तभी देखेंगे वही चीज़ आ गया टॉपिक कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज़ों को, जो वहाँ पे आदिवासी थे, किस तरीके से उनको परेशान करते थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जंगल के लोग थे, यानी कि जो आदिवासी थे, सिंपली हम आदिवासी उनको बोलते हैं, कह रहा जो आदिवासी के लोग थे वो चाहते थे कि जो जंगल हो उसमें क्या हो, हर तरह के पौधे हों, हर तरह के फल फूल हो, जिसकी वजह से उनको फ्यूल मिल सके, फॉडर मिल सके और चाय पत्ती मिल सके, मतलब जो चाहे वो मिल सके। लेकिन जो फॉरेस्टर थे, यानी कि जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट था, जो वहाँ की सिपाहियाँ थीं, उनका मानना ये था कि जंगल इस तरीके से होना चाहिए ताकि वहाँ पर क्या हो, बस टिम्बर हो, और जब उनको फ्यूचर में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, क्या बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तब उन जंगलों का कटाई कर सकें। इस तरीके से दोनों का जो कह सकते हैं आइडिया था वो दोनों तरह से अलग था। वही यहाँ पर लिखा भी है फॉरेस्टर्स, यानी कि जो सिपाही थे वो और गाँव के लोग, दोनों का जो आइडिया था वो पूरी तरह से क्या था, अलग अलग था, डिफरेंट था। तो गांव वाले क्या चाहते थे, वो हर तरह का मिक्सर ऑफ स्पीसीज चाहते थे ताकि उस जंगल में हर तरह के जानवर रहे, हर तरह के पंछी रहे और हर तरह का पेड़ रहे। किसका मानना था, ये गांव वालों का था, जो कि अच्छा है, जंगल में यही तो होता है, हर तरह के पेड़ रहते हैं, हर तरह का बर्ड्स रहते हैं, हर तरह के जानवर रहते हैं। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका मानना ये था कि नहीं, हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो बाद में हमारे लिए रेलवे और शिप्स के लिए क्या हों, जरूरी हों, बाकी जंगल बेफालतू हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आदिवासी दिखाए गए हैं, उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता था। करा दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड। जो अंग्रेज़ थे उनको ऐसा पेड़ चाहिए था जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए वो क्या करते थे, जंगलों में इन लोगों को घुसने नहीं देते थे ताकि वो लोग पेड़ का कटाई न कर सकें। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है, कह रहा है कि जो जंगल के लोग थे, यानी कि जो आदिवासी थे, वो क्या करते थे, वो जंगल की चीज़ों को ही बस इस्तेमाल करते थे। जो बाहरी चीज़ें थी, जो मार्केट में मिलती थी, उन चीज़ों का बिल्कुल भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, चाहे खाने के लिए, चाहे मेडिसिन के लिए, चाहे हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है जो जंगल के लोग हैं वो जंगल के जो रूट्स होते हैं, जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करते थे, उनके पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, उनके जो फल होते हैं जंगल के उसका इस्तेमाल करते थे, और ट्यूबर का इस्तेमाल करते थे कई सारी चीज़ों के लिए। कौन लोग? जंगल के लोग। ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जंगल के जो फ्रूट्स थे, जो वहाँ के ट्यूबर्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले थे, यानी कि उनसे काफ़ी वो प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह मिलता था, जिसकी वजह से बस वो जंगल की चीज़ें खाते पीते थे। और ये भी कह रहा है कि जो फ्रूट्स थे और ट्यूबर्स थे, उनके लिए मानसून जब आता था, यानी कि जब बारिश का मौसम आता था, उस समय में इनके लिए सबसे बेस्ट वही था। कौन था? फ्रूट्स और ट्यूबर्स। उनसे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते थे। फिर कह रहा है जो हर्ब्स है, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह, जो दवाइयाँ हैं, ये भी लोग जंगलों से ही लेते थे, जैसे चंदन का लकड़ी हो गई, ठीक है, ये सब ऐसे लकड़ी हैं जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी भी बीमारी के लिए। तो जो जंगल के लोग थे, जो आदिवासी थे, वो जंगल कई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ना ही मार्केट वाला जो मेडिसिन वगैरह आती है केमिकल्स वाली, वो सब नहीं इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो वो जंगल के रहने वाले थे, वो जंगल से प्यार करते थे, जंगल की पूजा करते थे, और इन्हीं लोगों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सोच सकते हैं आप उनके ऊपर कितना बुरी तरह से बेचारे परेशान हुए होंगे। ठीक है, फिर बताया जा रहा, कह रहा जब से ये नियम आया था, कौन सा नियम? जो फॉरेस्ट एक्ट वाला था। कह रहा जब से ये नियम आया था तब से लेकर तब तक, जब तक आज़ादी नहीं मिली, तब से लेकर तब तक जो गांव के लोग थे, यानी कि जो आदिवासी वगैरह लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप करना पड़ता था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। क्या करने के लिए? जीने के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ पूरी तरह से क्या लगा थे, रोक लगा दिए थे हर चीज़ के लिए, जैसे कि कटिंग फॉर देयर होम। अभी मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है उनके घर बनाने के लिए जो लकड़ी काटा था वो भी नहीं काटने देते थे। ठीक है, उनके जो जानवर थे उनको चराने के लिए जंगल का भी हिस्सा नहीं देते, यानी कि जो घास फूस है उनको चराने से भी क्या करता था, उनको अंग्रेज़ लोग क्या कहते थे, मना किए थे। कलेक्टिंग फ्रूट्स, यानी कि जो फल वगैरह है उनको इकट्ठा करने के लिए भी रोक लगा दिया गया था। रूट्स वगैरह हंटिंग करने के लिए भी या फिशिंग करने के लिए भी ये सब क्या किया गया था, इलीगल कर दिया गया था इन लोगों के, यानी गाँव के लोगों के लिए।
देख सकते हैं किस तरीके से गांव के लोगों को परेशान किया जाता था। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड, जो वहाँ के लोग थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि क्या करना पड़े, बेचारे लकड़ियों को चुरा के लाएं। भाई क्या कर, एक ही चारा है भाई, जंगल पे ये वो लोग जी रहे हैं और जंगल ही आपसे उनसे दूर कर दे रहे हैं, तो वो लोग कैसे जिएंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे बेचारे, मजबूरी में चोरी चोरी जाते थे और फसल फ्रूट्स वगैरह लाते थे, पेड़ वगैरह काट के लाते थे और उसी से बेचारे अपना जीवन व्यतीत करते थे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जो औरतें थीं जब जाती थी क्या करने के लिए, जो लकड़ी नहीं होती है जिस पे वो खाना बनाती हैं, तो वो जंगल में जाती थी बीनने के लिए, ताकि वो बीन के लाएं और घर पे उसको शाम को खाना बना सकें। तब वो जाती थी बुनने के लिए लकड़ी को, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी कहीं अगर हमको ये सब पकड़ लिए जो पुलिस वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा हरास करते थे औरतों को, बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, उनसे पैसा वगैरह लेते थे, खाना वगैरह उनसे लेते थे जो वहाँ के पुलिस थे। ठीक है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी करते थे, बहुत ज़्यादा इनको कह सकते हैं कि टॉर्चर करते थे यहाँ के लोगों को। कौन लोग? अंग्रेज़ लोग। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट रूल जब आया 1878 में, 1865 में, तो किस तरीके से खेतों पे उन्होंने क्या डाला, अपना असर छोड़ा। देखते हैं। कह रहा कि जो अंग्रेज़ लोग थे, कुल मिला के जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश वाले लोग थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके क्या करते थे, रोक लगाते थे कि तुम लोग क्या करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर नहीं करना। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में जो ज्योग्राफी का चैप्टर था उसमें बताया था कि देखो जब जो किसान लोग होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो एक जगह पे खेती करते हैं, जब खेती हो जाता है तो इसको काट पीट के जो वहाँ का जो फसल होते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इस जंगल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं खेती करने के लिए। फिर यहाँ पर खेती करते हैं 5-6 महीने, जब यहाँ पर खेती हो जाती है तो इस ज़मीन को भी लोग छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर चले आते हैं। तो इस तरीके से वो लोग घूमते रहते हैं और खेती करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाम है क्या है, शिफ्ट है, यानी कि बदलते रहना। हर 3-3, 4-4 महीने में, 5-5, 6-6 महीने में वो लोग बदलते रहते थे। तो इसको देखो हर कंट्री में इसको अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा गया है और इसी को स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा गया है। तो देखो कह रहा है इसका और भी नाम है, जैसे अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है जो दिया है, कह रहा है एशिया में क्या नाम है, इसका लेडिंग नाम है। ठीक है, मिल्पा नाम है सेंट्रल अमेरिका में, चिटेमेन नाम है या तावी नाम है अफ्रीका में, चेरा नाम है श्रीलंका में, और इंडिया में देखो क्या नाम है। इंडिया में एक ही नाम को माने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ध्याया, पेंडा, बेवार, नेवाड़, झूम कल्टीवेशन, आप लोग नाम सुना होगा, पोडू, खांडड़, कुमरी, ये सब क्या है, लोकल टर्म्स हैं जिसको कहा गया है स्वीडन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि ऐसे खेती करना जो बस कुछ समय के लिए हो। जैसे मान लें गेहूँ बोए हैं, ठीक है, गेहूँ बोए हैं खेतों में, ठीक है, जब गेहूँ तैयार हो जाएगा तो उसको काट लेंगे, काटने के बाद उस ज़मीन को छोड़ देंगे, फिर कहीं और चले आएंगे, दूसरे गांव में या दूसरे ज़िले में या दूसरे जंगल में, फिर वहाँ पे खेती करेंगे, फिर वहाँ पे जब फसल तैयार हो जाएगी फिर उसको छोड़ देंगे, फिर कहीं और चले आएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर। ये 2 या 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है मैक्सिमम। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, ये भी आपने पढ़ा था, जो कह रहा है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, उसको हम एक नाम से और नाम से जानते हैं। क्या होता है, देखो कई सारे नाम है, लेकिन मेन क्या नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्वीडन एग्रीकल्चर या बर्न एंड स्लैश। ये आपने 7th में नहीं 8th में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, याद है मुझे। ठीक है, बर्न एंड स्लैश। देखो इसके नाम में सब कुछ छुपा है। बर्न मतलब जलाना और स्लैश मतलब जला के ख़त्म कर देना, यानी कि ऐसी खेती करना। जैसे मान लेते हैं कोई एक जगह है, ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ है, इन लोगों ने खेती किया है, गेहूँ को लगाया है। गेहूँ जब तैयार हो जाएगी तो इन लोगों को क्या लेंगे, इस गेहूँ को काट लेंगे और जो भी इसमें सीड होगा, गेहूँ वगैरह होगा, उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उन खेतों को क्या करेंगे, जला देंगे। ठीक है, जला देंगे तो उसमें क्या बचेगा, बस राख बचेगा, पेड़ वगैरह दोबारा उग नहीं पाएंगे। ठीक है, जिसको देखते हुए इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने टेंशन में आ गए हैं कि ये लोग जो किसान हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, खेतों पे खेती कर रहे हैं, ज़मीनों पे खेती कर रहे हैं, और खेती करने के बाद जब वो फसल तैयार हो जा रहा है फिर काट के फिर उस खेत को जला दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जंगलों पे असर पड़ रहा है। तो ये लोग डरते थे कहीं अगर जो खेती करके जला रहे हैं कहीं अगर ये आगे जंगलों तक पहुँच गया तो पूरा जंगल क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और पूरा टिम्बर की लकड़ी जल जाएगी, जिसकी वजह से इनका शिप और बिल्डिंग और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक नहीं बन पाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको हार्मफुल बताया कि जंगल जो है, जो खेती कर रहे हैं, ये क्या है, हार्मफुल है जंगलों के लिए। They felt that they used cultivation in a few years and could not get timber। वही यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसा होता रहा तो हो सकता है किसी दिन जंगलों में आग लग जाएगी और जंगल के सारे टिम्बर के लकड़ी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको और ज़्यादा टाइट कर दिया कि कोई भी अगर ये खेती करता पाया गया तो उसको जान से मार दिया जाएगा या जान से उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्या हुए, इसको छोड़ना बंद नहीं किया। उन लोगों ने क्या किया, ऐसे करते रहे तो अंग्रेज़ कितना पकड़ेंगे। ठीक है, जंगल बहुत बड़ा था तो लोग खेती करते गए, जलाते गए, खेती करते गए, जलाते गए, और अंग्रेज़ लोग दौड़ते रहे इनके पीछे पीछे, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इस तरीके से
क्या होता है, लोगों पे बेचारे मजबूरन करना पड़ता था उनको, जब ज़मीन ही नहीं देंगे, आप जब रहने के लिए उनको परेशान करेंगे तो यही काम तो करेंगे वो लोग बेचारे। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे और खेती करने के बाद उस जंगल को जला देते, यानी कि उस खेत को जला देते थे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्न एंड स्लैश। इसको ये ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, बाद में इन लोगों ने जो अंग्रेज़ थे क्या किया, इसकी जो गवर्नमेंट थी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया कि आज से अगर कोई शिफ्टिंग कल्टिवेशन करता पाया गया उठा के उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा या उसको गोली मार दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ने टेंसनिया में आकर क्या कर दिया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को या कह सकते हैं बर्न एंड स्लैश या एडन स्वीडन एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, बैन कर दिया पूरे कंट्री में, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो, हर कंट्री में बैन कर दिया। लेकिन बैन करने के बावजूद भी लोग क्या करते रहे, खेती करते रहे। फिर आता है हु कुड हंट, यानी कौन शिकार कर सकता है। मानी जो अंग्रेज थे जो नियम बनाए थे कि इंसानों को, जो गांव के लोग हैं जो आदिवासी है उनको शिकार नहीं करना है, तो ये पूछ रहा है कौन शिकार कर सकता था जंगलों में। कह रहा है कि जब ये नियम नहीं आया था, यानी कि जब ये जंगले वाला नियम नहीं आया था, डाइटरीज बैंड्रीज लेकर नहीं आया था, तब तक के लिए जो लोग थे वो गांव के आसपास रहते थे और जीने के लिए क्या करते थे, जो डियर का शिकार करते थे, यानी कि जो हिरन वगैरह होते हैं उनका शिकार करते थे, ठीक है, उनको लाते थे और अपने लिए जानवर वगैरह को घर पे वगैरह मिल के खाते थे। लेकिन जब ये क्या हुआ, जब ये लॉ आया, जब ये फॉरेस्ट लॉ आया तो इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि शिकार करना भी क्या है, बैन कर दिया गया। और किसी को ऐसा करते पाया गया, शिकार करते पाया गया तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा या जेल में गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या किया, फॉरेस्ट लॉ ने उनको बैन कर दिया कि शिकार करना भी क्या ख़त्म हो गया है। दोज हु वर कैच हंटिंग वर नाउ पनिश और पोचिंग, वही कह रहा है कि जो भी हंटिंग करता पाया गया या पकड़ा गया उसको क्या कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा या उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये लोगों के साथ क्या हुआ, थोड़ा और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया जिन्हों अंग्रेज़ों ने लाया था। तो देख सकते हैं किस तरीके से फॉरेस्ट लॉ उनको पूरी तरह से जीने ही नहीं दे रहा है या ना खाने पीने नहीं दे रहा, उनको अच्छे से रहने तक नहीं दे रहा है। कौन लोग, अंग्रेज़ लोग थे। फिर बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े राजा थे, इंडिया में उसमें राजा भी थे, ठीक है, तो जो अंग्रेज़ों का गुलामी करते थे उनका ये मानना था जो शिकारी है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो शिकार है वो बस हम कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर मैं नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा गया है मैनी मुगल पेंटिंग्स में दिखाया जाता है किस तरीके से जो राजा थे वो शिकारों का शिकार करते थे, यानी कि शेर वगैरह हो गया शिकार करते थे। और उनका ये मानना था कि जो डेंजरस एनिमल को मारेगा, यानी कि जो खतरनाक जानवरों को मारेगा वो बहुत ही गर्व की बात है उनके लिए, बहुत ही बहादुर है, ये उनका मानना था वहाँ के राजा का। और ब्रिटिश भी उनका साथ देते थे। लेकिन जो लोकल थे, जो उनके लिए ज़रूरी था खाना पीना, भाई उनको तो कुछ था नहीं उनके पास खाने पीने के लिए, जंगल से आप उनको बाहर निकाल दिए थे, शिकार करने नहीं दे रहे, तो बेचारे करेंगे क्या, तो ये मतलब बंद कर दिया गया था। लेकिन जो वहाँ के राजा थे वो विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि खतरनाक जानवरों को मारना, ठीक है, क्या है, एक बहुत ही गर्व की बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है इन लोगों ने शिकार किया था। देख सकते हैं लाइन से इन लोगों ने कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टाइगर को इन्होंने मार दिया था, राजा और अंग्रेज़ मिलके, ठीक है। जो नेपाल का है ये, हंटिंग नेपाल में एक जंगल था वहाँ पे इन लोगों ने मारा था, ठीक है, डेट नहीं बताया गया। इस तरीके से देख सकते हैं आप, इन अपने मतलब कह सकते हैं ग्लोरी के लिए, अपने मतलब एटीट्यूड के लिए अपने शिकार करते थे और कई सारे जानवरों को बेचारे ये लोग मार देते थे। तो देख सकते हैं आप कितना बेरहम है ये लोग। देखो ये सब दिखाने के लिए दिखाया गया है, कह रहा है जो राजा वगैरह थे, जो अंग्रेज़ थे, सब दिखाने के लिए लगभग 80,000 टाइगर्स को इन्होंने मार दिया था। सोचो 80,000 टाइगर्स को इन्होंने इंडिया से गायब कर दिया था, मार दिया था। कितने बड़ा पैमाना है, इसलिए आज को टाइगर जो हैं वो बस गिनती के रह गए हैं, ठीक है। सोचो 18,000 टाइगर को इन्होंने मारा था, 1,50,000 लियोपार्ड्स को मारा था, 2 लाख भेड़ियों को मारा था, जिसको हम क्या कहते हैं, भेड़िया ने क्या कहते हैं, उस वोल्स कहते हैं ना। वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड इन द पीरियड ऑफ 1875 1925 में ये सब हुआ था, यानी कि 1850 1925, यानी कि लगभग 50 सालों में ही उन्होंने 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लियोपार्ड और लगभग 2 लाख तक भेड़ियों को उन्होंने सफाया कर दिया था। बस क्या के लिए, स्पोर्ट के लिए, अपने कह सकते हैं थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। द टाइगर कैम टू बी सीन एज स्पोर्टिंग ट्रॉफी, यानी कि जो टाइगर को मारता था उसको ट्रॉफी दिया जाता था ताकि तुम बहुत ही क्या हो, मतलब कह सकते हो कि तुम योद्धा हो एक। द महाराज ऑफ सरगुजा एलोन शॉट 1157 टाइगर्स, कह रहा है एक महाराज था सरगुजा का, उसने अकेले ही लगभग 1157 टाइगर को मार डाला था, बस ऐसे ही खेल में। और 2000 लियोपार्ड्स को मार दिया था 1957 में। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर, कह रहा है एक ब्रिटिश का भी क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि एक पुलिस अधिकारी था जो क्या नाम था उसका, जॉर्ज यूले करके नाम था, जिसने 400 टाइगर को अकेले मारा था इंडिया में। यानी देख रहे हैं आप कितना बुरी तरह से जानवरों का बेचारा शिकार हो रहा है।
इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, और देखते देखते क्या हुआ, इनकी संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, जंगलों को फिर से बैन कर दिया गया था, यानी कि फिर से अब क्या करना है, हंटिंग वगैरह कम करना है। ये लोग पहले खूब अच्छे तरीके से उसको लूटते थे, बर्बाद करते थे, और जब खत्म होने वाला था तो ये लोग क्या कर देते थे, उस पर बैन लगा देते थे कि उसके बाद शिकार कोई नहीं करेगा। ऐसे ही इन्होंने जंगलों के साथ किया, खूब जंगल की कटाई सफाई की, और जब देखे जंगल की संख्या कम हो रही है तो क्या कर दिया इन्होंने, एक्ट ला दिया, फॉरेस्ट एक्ट ला दिया। वैसे ही जानवरों के साथ भी इन्होंने किया। अब देखो, अब आता है हमारा टॉपिक तीसरा, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। क्यों बढ़िया टॉपिक है, यहीं पे जो लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा देश से अपने प्रेम करते थे और अपने जंगलों से प्रेम करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या कर दिया था, एक विद्रोह कर दिया था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए टॉपिक का नाम भी है रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में विद्रोह कर दिया था। कौन कौन लोग थे, देखो, कह रहा इंडिया के बहुत सारा ऐसे पार्ट था जहाँ पे लोग रहते थे पूरी दुनिया में, ठीक है। फॉरेस्ट कम्युनिटी थी जो क्या हो गई थी, विद्रोह कर दी थी इन चेंजेस खिलाफ, जो अंग्रेज चेंज कर रहे थे ना बार बार, कि जंगलों में नहीं जाना है, जंगलों में घास फूस नहीं चराना है, जंगलों से कोई पेड़ नहीं काटना है, जंगलों में आपको चराने नहीं जाना है, जंगलों में शिकार करने नहीं जाना है। तो इसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी रहने में। कुछ हीरो होते हैं हर गली में, हर मोहल्ले में एक हीरो होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ हीरो वहाँ भी थे उस टाइम पे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर रहे थे, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, उन लोगों के लड़ना शुरू कर दिया था। जैसे कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू किया। सबसे पहले हीरो थे सिद्धू, ठीक है, क्या नाम था, सिद्धू, और थे कानू इन द संथल परगनास में। फिर बिरसा मुंडा छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, इसी के लिए, अपने जंगलों को बचाने के लिए। और एक और थे अलूरी सीताराम राजा, इनका दूसरा नाम था, ठीक है। यह तो बिरसा मुंडा लोग से इनका नाम था क्या, अलूरी सीताराम राजा या राजू, लेकिन लोग इसको बिरसा मुंडा नाम से जानते थे लोग, अंग्रेज इनसे डरते थे। और स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग एंड स्टोरी, ये आज भी क्या किए जाते हैं, याद किए जाते हैं कहानियों और गानों में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था 1910 में बस्टर में, ठीक है। तो उसी को हम कहानी देखना है, द पीपल ऑफ बस्टर। जो बस्टर क्या है, एक गाँव है, एक शहर है, पहले के 1910 की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से बिरसा मुंडा ने अपने कह सकते हैं अपने एरिया के लिए, अपने जगह के लिए अंग्रेज़ों से फाइट किया था। देखो, कह रहा जो बस्तर था वो था कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में, यानी कि थोड़ा नीचे वाले पार्ट में, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है ये ना, मान लो इंडिया का मैप है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इंडिया का मैप है, और जो हरा कलर का झंडा है तरह से दिखाई दे रहा है, वहीं पर था ये, ठीक है। तो वहीं पर रहते थे, ये आंध्र प्रदेश का पूरा मैप दिया है, यही है, ठीक है। आप जब अपने बुक में देखेंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। कह रहा है यहाँ पे जो बस्तर था वो छत्तीसगढ़ के ज़िले में, सॉरी, राज्य में आता था, और जिसका बॉर्डर था वो किसे टच था, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा और महाराष्ट्र से इसका बॉर्डर टच होता था, यानी कि उसके नज़दीक में था, जहाँ पे गोदावरी नदी भी क्या होती थी, बह रही होती थी। कह रहा वहाँ पे कई सारे कम्युनिटी के लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग जातियों के धर्म के लोग रहते थे। जैसे दिखाया गया है, मारिया तरह के लोग होते हैं, यानी कि इनका ग्रुप होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, वैसे 1900 में कुछ लोग ग्रुप होते थे, जैसे कहा गया मारिया, मुरिया गॉन्ड्स, ध्रुवास, बस्त्रास, हलबास, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे जो उस समय वहाँ बस्तर में रहते थे। कह रहा है इन लोग की सबकी भाषाएं अलग अलग थी, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी जो भी लोग थे, मारिया, मुरिया गॉन्ड्स, ध्रुवास, बस्त्रास और हलबास, ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे। बट देयर कस्टम कॉमन्स एंड बिलीफ, यानी कि जो इनका जो कस्टम था, यानी कि जो रिचुअल्स थे, जो इनका भगवान था, वो सबका एक ही था, जो जंगल था। द पीपल ऑफ बस्टर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट लैंड बाई द अर्थ। जो बस्टर के लोग थे उनका मानना ये था कि जो लोग हैं वो जंगल के लोग हैं, और सब कहाँ के हैं, पृथ्वी के निवासी हैं, कोई भी अलग इंसान नहीं है, सबको इक्वल मतलब अधिकार है यहाँ पर रहने का, ठीक है। दे लुक आफ्टर द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग इन एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल। कह रहा है जब भी मतलब साल में एक साल ऐसा आता था जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जंगल को सेलिब्रेट करते थे कि हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम जंगल में पैदा हुए हैं और जंगल की सेवा करते हैं और इसी में हम रहते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना ये लोग मतलब कह सकते हैं कि जुड़े हुए थे जंगलों से, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ही हीरो आया कौन, बिरसा मुंडा। अभी देखेंगे और अच्छे से इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू अर्थ, यानी कि अर्थ को अपना मतलब कह सकते हैं दिखाने के लिए कह सकते हैं उनकी जो पूजा करते थे, उनका क्या करते थे, सम्मान करते थे। स्पिरिट दिखाता किसकी, वहाँ की जो बहती थी नदियाँ बस्तर में, उनका गोदावरी जो नदी थी उनका सम्मान करते थे, जंगल का सम्मान करते थे, जो वहाँ पे पहाड़ी थी उनका सम्मान करते थे। कौन लोग, बस्टर के लोग। सिंस ईच विलेज नो वेयर इट्स बाउंड्री लाई, वो लोग जानते थे कि बाउंड्री कहाँ तक है, क्योंकि उनका पूरा मानना था कि पूरा अर्थ पृथ्वी क्या है, हम लोग का, इंसानों का है, ठीक है। जिसके लिए हमको इसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर ये हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, खाने के लिए खाना दे रहा है, रहने के लिए लकड़ी का घर दे रहा है, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें दे रही है। कुछ बीमारी होता है तो इनके पत्तों से, जुड़ वगैरह से मेडिसिन वगैरह बना के ठीक हो जाता है।
जब ये नेचर हमें इतना चीज़ दे रही है तो हमको क्या करना है, इनका सम्मान करना है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भावुक थे, यहाँ के लोग, बस्तर के लोग। कह रहा है हर साल मतलब साल में एक बार जो भी वहाँ के बस्तर के लोग थे वो एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि वो लोग हेडमैन के साथ क्या करते थे, एक मीटिंग करते थे और उसमें क्या था, उसमें जो भी दिक्कतें थी जंगल की या इशूज़ थे वो डिस्कस करते थे आपस में कि जंगल में क्या क्या दिक्कत हो रही हैं उनको सॉल्व किया जाए। यानी कि जो भी हमने बताया, ग्रुप बताया, 3-4 ग्रुप था, वो ग्रुप के लोग साल भर में एक बार इकट्ठा होते थे और जो भी जंगल में दिक्कत चल रही होती थी, चाहे फल को लेकर या शिकारी को लेकर या किसी लकड़ी को लेकर, वो लोग आपस में ही क्या करते थे, उसको संभाल लेते थे। तो वही बताया जा रहा है कि जब कोई बड़ा शिकार होता था या कुछ ऐसा होता था तो साल भर में एक बार वो लोग आपस में मिलते थे, मीट करते थे और डिस्कस करते थे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, ताकि जंगल के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। फिर आता है द फियर्स ऑफ द पीपल, यानी कि वहाँ के लोग डरने लगे थे। क्यों डरने लगे थे, देखते हैं। कह रहा 1905 में जब अंग्रेज़ों ने क्या लाया, जब फॉरेस्ट लॉ लाया, वहाँ के जो लोग थे, लॉ में क्या क्या था, सबसे पहला लॉ में था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करना है, यानी कि जो लोग खेती कर रहे थे उसको बंद करना है, क्योंकि वो खेती जला दे रहे थे और जो अंग्रेज़ थे वो डर रहे थे कि कहीं जंगल में आग ना लग जाए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने बंद कर दिया, हंटिंग को बंद कर दिया, और जो कलेक्शन था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जो भी फल वगैरह थे, लकड़ी वगैरह थे, ठीक है, उनको इकट्ठा करना भी उन लोगों ने बैन कर दिया कि अब लोगों को क्या करना है, जंगलों में नहीं जाना है। जिसकी वजह से जो बस्तर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अब वो क्या करेंगे। जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हमको चाहें तो आप क्या करिए, इस लॉ में हमको भर्ती कर दीजिए, हमको भी यहाँ का जो है कर सकते हैं फॉरेस्ट पुलिस बना दीजिए, ताकि वो लोग क्या कर सकें, उस सर्विस में रह सकें और अपने जंगलों का क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। और वो भी जो लोग काम करना चाहते थे वो ऐसे ही करना चाहते थे, फ्री में करना चाहते थे, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं दिया गया। वही हमें बताया गया है अपने जंगल को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्री। वो लोग कहते थे कि आप इस हमें जॉब में हमें क्या रखिए, ऐसे ही रखिए, आप हमसे मतलब मुझे आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमें इस जॉब में रख लीजिए। ऊपर से मैं आपके लिए क्या करूँगा, जो ट्रीज़ वगैरह होंगे उसको भी मैं आपके लिए इधर उधर कर दूँगा और जंगल को भी क्या करूँगा, सेव कर लूँगा और जंगल में आग भी लगने नहीं दूँगा। जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको रखा भी नहीं और उनको भगा भी दिया वहाँ से, बस्तर के लोगों को। कह देखते ही देखते 1899 में और 1900 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ ने कुछ ज़्यादा ही सैंक्शन लगा दिए थे जंगलों पे और पूरी तरह से क्या हुआ था, जंगल को क्या कर दिया था, घेर दिया गया था कि जंगल में कोई भी बस्तर के लोग या किसी भी तरह के लोग जा ना पाएँ। जिसकी वजह से बस्तर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी और उनको गुस्सा भी आने लग रहा था इनके ब्रिटिश के ऊपर। कह रहा है इसको देखते ही देखते जो लोग थे वहाँ के बस्तर के, वो इकट्ठा होकर अपने दिक्कतों को क्या करने लगे, डिस्कस करने लगे। कहीं भी जहाँ पर जो 4 लोग इकट्ठा होते थे वो आपस में बात करने लगते थे कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। इस तरीके से जहाँ पे काउंसिल होती थी या बाज़ार में कहीं भी किसी भी फेस्टिवल में वो लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे, डिस्कस करते थे कि इसको कैसे निपटा जाए, ठीक है। और देखते ही देखते कह रहा है कि कुछ लोग थे, यानी 2 ग्रुप के लोग थे, जैसे कहा है धुरवास और कांगारा फॉरेस्ट वेयर रीजन टुक प्लेस, यानी कि जहाँ पर जंगलों को क्या कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था, वहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और देखते देखते जितने भी वहाँ के आसपास के जो कह सकते हैं पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी जहाँ समझते रहा, जहाँ पर वहाँ के फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट के जो लोग थे जहाँ पर बैठते थे, उस चौकी की इन्होंने क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है। वही लिखा है जो बजाज थे उन्होंने लूट लिया और जो भी वहाँ के ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, स्कूल थे, पुलिस स्टेशन था, उन्होंने क्या कर दिया, लूट लिया और जला दिया। बर्ट यानी कि जलाना और रब्ड यानी कि लूटना। कौन लोग लूट रहे थे, बस्तर के लोग रहते, ताकि जो अंग्रेज़ लोग हैं यहाँ से डर के मारे भाग जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, भागा नहीं, बल्कि और ज़्यादा वहाँ पे ऑफेंसिव लॉज बन गए कि कोई भी अगर ऐसा दोबारा करता पाएगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के लोग थे ये काम करना बंद नहीं किए और देखते ही देखते बहुत बड़ा क्या हो गया, एक विद्रोह हो गया वहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, अपने कुछ सैनिक को वहाँ पर भेजा उन विद्रोहियों को संभालने के लिए। तो जो आदिवासी के जो कह सकते हैं जो मेन हेड थे, उन्होंने बात किया, नेगोशिएट किया कि अच्छा आज के बाद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हमें जाने दीजिए। लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे वो माने नहीं, उनके पूरे गांव को उन्होंने घेर लिया और ओपन फायर करवा दिया उन पर, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी आदिवासी थे बेचारे लगभग मारे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो भाग गए थे, लेकिन मैक्सिमम लोग बेचारे मारे गए थे। तो देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिटिश वालों ने अपना जो आर्मी थी वहाँ पर भेजी और क्या कर दिया, उस कैंप पे, उस गाँव पे फायर कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों लोग या कई सारे लोग बेचारे मारे गए थे, ठीक है। बस क्या करने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, उनको मार दिया।
और देखते ही देखते 3-4 महीनों के अंदर ही क्या किया, ब्रिटिश वालों ने फिर से कंट्रोल कर दिया उन जंगलों पे जहाँ पर बस्तर वालों ने अपना दबदबा बैठाया था। फिर से ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया, अपना कंट्रोल लगा लिया। इस तरीके से वहाँ कई सारे बेचारे बहुत बड़े बड़े लोग थे जो अपने गांव को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए उन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ते रहे अंतिम दम तक, ठीक है, और अंग्रेज़ों को परेशान करते रहे और ये भी लोग बेचारे परेशान होते रहे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन पे बेचारे को परेशान किया, जंगल कटा, और इस तरीके से चैप्टर हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने सारा चीज़ समझा दिया है, बाकी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना आता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था इनको, आदिवासी लोगों को, ठीक है। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।